आजकल के ज़माने में जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते में कोई विश्वास नाम की कोई चीज़ रह भी नहीं गई है। लेकिन इंसान जो होता है, विश्वास करने के अलावा और कोई उम्मीद छोड़ता भी नहीं है। लेकिन उस उम्मीद के हिसाब से एक ना एक दिन उसको इस तरह ज़िंदगी में एक ऐसी बुरी कीमत चुकानी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए अब तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक व्यक्ति होता है, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक दोस्त का सहारा लेता है, लेकिन उसी दोस्त की वजह से वह खुद ही उस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बड़ी बेरहम तरीके से चला भी जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ही एक कन्नौज ज़िला पड़ता है, और ठीक उसी में तिरवा थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही एक मलिहारपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं बच्चन लाल। उनकी अपनी पत्नी होती है लक्ष्मी। लेकिन बच्चन लाल जो होते हैं इस दुनिया में होते नहीं हैं, लेकिन हाँ, उनकी जो अपनी पत्नी होती है लक्ष्मी अपनी ज़िंदगी अपने 3 बेटों के साथ रहकर उसी घर गृहस्थी में तौर तरीके से गुजारना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा होता है राजेश, और दूसरे नंबर का बेटा होता है राजवीर, और सबसे छोटा बेटा होता है ईश्वर दयाल। अब जिसकी उम्र लगभग वही 32 साल के इर्द गिर्द ही होता है। लेकिन इधर ईश्वर दयाल की अपनी पत्नी भी होती है राधा, अब जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। लेकिन ईश्वर दयाल और राधा के बीच टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें टोटल 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। लेकिन ईश्वर दयाल की जो अपनी पत्नी होती राधा और ईश्वर दयाल दोनों अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कैसे न तैसे कर अब इधर राधा के साथ जो होता है अपने घर में तौर तरीके से गुजारा करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का ईश्वर दयाल अब सहारा लेता है, जिसकी वजह से उसका टोटल 5 परिवारों को जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके से चल पाता था। लेकिन ईश्वर दयाल के जो अपने जो दोनों बड़े भाई होते हैं, दोनों बड़े भाई गांव में ही 2 मकान होता है, उसी दोनों मकान में जाकर अपनी पत्नियों के साथ तौर तरीके से खुशी में ज़िंदगी इधर बिताने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी काम होता ईश्वर दयाल को तो अपने दोनों भाइयों का सहारा लेता और उस काम को बड़े बेहतर तरीके से भी पूर्ण कर लेता। लेकिन गांव में तीनों भाइयों को बड़ा मान सम्मान भी मिलता है। इधर ईश्वर दयाल और राधा और अपने तीनों बच्चों को लेकर खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक बिताने लग जाती है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 14 जनवरी का ही। अब वही दोपहर का टाइम होता है, उसी वक्त ईश्वर दयाल जो होता है अपनी पत्नी से बोलकर कहीं निकल जाता है। लेकिन हाँ, शाम का टाइम हो जाता है, तब भी ईश्वर दयाल अपने घर लौट के नहीं आता। लेकिन जब ईश्वर दयाल की जो पत्नी होती राधा जब देखती है कि अभी तक वह लौट के नहीं आए, तो बड़ी चिंता में हो जाती है। होने की वजह से अब उसी वक्त अपने जेठ अब राजेश के पास फ़ोन कर देती है, सूचना दे देती है कि अभी तक ईश्वर दयाल लौट के आए नहीं। अब इस तरह की बात जब राजेश और राजवीर भी सुन लेता है, सुनने के बाद बड़े चक्के बचक्के रह जाते हैं। और राजवीर अब उसी वक्त जो होता है इधर ईश्वर दयाल के पास फ़ोन कर देता है, और जब फ़ोन करता है पता चलता है ईश्वर दयाल का मोबाइल नंबर जो होता है मौके पर बंद बता रहा है। तो उसी वक्त बड़ी चिंता में पड़ जाता है, और पड़ने की वजह से बार बार कॉल करता है, लेकिन हर बार ईश्वर दयाल का मोबाइल नंबर अब बंद बता देता है। अब इधर राजवीर और राजेश जो होते हैं
अपने गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन ईश्वर दयाल के बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि जहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए ईश्वर दयाल जाता था, वहाँ पर भी पहुँचता, वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ भी ईश्वर दयाल के बारे में अब कोई अता पता अब नहीं चल पाता है। ईश्वर दयाल और उसके कुछ अपने हितैषी होते हैं, अब इधर राजेश को साथ लेते हैं और लेने के बाद ईश्वर दयाल की तलाशी करने के लिए अपने गांव के दक्षिणी छोर पर निकल जाते हैं। और ऐसे तलाशी करते करते लगभग आधी रात से ज़्यादा वक्त निकल जाता है। तभी तलाशी करते करते लगभग गांव से 1.5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और कलुआपुर एक गांव पड़ता है, उसी के साइड में एक माध्यमिक विद्यालय होता है। जैसे वहीं पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति को जो नज़र होती है उसी विद्यालय के पीछे एक झाड़ी में जाता है, और झाड़ी में जैसे जागता है उस व्यक्ति की नज़र तुरंत ही चौंक जाता, वहीं चीख पड़ता है। और चीख की जो आवाज़ होती है राजवीर सुनता है। राजवीर जब सुनता है तो उसकी निगाहों को देखता भनक जाता है कि उस व्यक्ति की जो निगाह है वह जा कहाँ रहा है। और राजवीर जब निगाह को भांपता है तुरंत वह भी उसी तरफ निगाह दौड़ाता देखता है कि एक खेत है, एक झाड़ी है, उसी झाड़ी के बगल में ही उसका अपना छोटा भाई ईश्वर दयाल पूरी तरह से ही मृत अवस्था में और पड़ा हुआ है। रोड पर ही इस तरह का हश्र देखकर मौके पर इधर राजवीर और राजेश सनस रह जाते हैं। वह समझ जाता कि बस करो, हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है बहुत बेजोड़ तरीके से, क्योंकि जब बड़े ध्यान से देखता है इधर ईश्वर दयाल के बॉडी को राजेश, तो पता चलता है उसके बॉडी पर कई बार किसी बहन की चक्की का चढ़ाने का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो होता है उसी रोड पर ही मौत हो गई है। इस तरह की हश्र देखकर वह जो व्यक्त होते वह भी सनस रह जाते हैं, राजवीर और राजेश भी सनस रह जाते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब तिरवा में दे देते हैं। अब तिरवा के थाना प्रभारी अब टीपी वर्मा होते हैं, जैसी खबर पाते तुरंत अपने दल पर टीम को लेते हैं और लेने के बाद अब उसी माध्यमिक विद्यालय में अब पहुंच जाते हैं। देखते एक सड़क है, उसी सड़क पे एक झाड़ी नुमा है, बगल में खेत है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द जो होता है इधर ईश्वर दयाल का बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं उस समय ईश्वर दयाल की बॉडी का जब निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है उसके बॉडी पर किसी पहिए का निशान पड़ा हुआ है। उनको भी अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, ईश्वर दयाल की जो मौत हुई है यह एक एक्सीडेंटल की वजह से हुई है। लेकिन तौर तरीके से जब घटनास्थल का पुलिस की टीम निरीक्षण करती है तो बगल में एक पीला गमछा पड़ा होता है। पुलिस की टीम नहीं समझ पाती जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो आखिर उसके बगल में किसी अनजान व्यक्ति का गमछा कैसे पड़ा होता है, क्योंकि पुलिस की जो टीम होती है गमछा जब देखती है तो इधर जो होता है राजवीर से पूछ लेती है गमछा किसका, तो राजवीर भी मना कर देता। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीता तो उसी वक्त इधर राधा अपने दोनों बच्चों को लेकर पहुंचती है और साथ में दोनों बच्चों जब ईश्वर दयाल को देखते ना तो वहीं चीख चिल्ला पड़ते और राधा भी बड़े ज़ोर से चीख चिल्लाने लग जाती है। पुलिस की जो टीम होती है राधा और उसके दोनों बच्चों को शांत करवाती है और पुलिस की टीम वही गमछा राधा को दिखलाती तो राधा के जो आँख होते हैं उस गमछे को देखकर एक बार चौधिया से जाती है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि यह गमछा किसका है। राधा कह देती है गमछा साहब हमारे पति का तो नहीं है, हमें नहीं मालूम है गमछा किसका है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, इस घटना को पूरी तरह से एक्सीडेंटल का रूप देने के लिए हत्यारे ने बड़े तौर तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए रूप अपनाया हुआ है। यानी कि पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि बस करो, यह एक्सीडेंटल केस नहीं बल्कि यह एक हत्या है। हत्या करने वाला वह गमछे वाला ही व्यक्ति होगा। आखिर वह गमछे वाला व्यक्ति कौन होगा? पुलिस की जो टीम होती है वहाँ गमछा दिखाकर काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी जो व्यक्ति होता है गमछा की पहचान करने से इनकार भी कर जाता है। पुलिस की टीम राधा से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे पति का किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, आखिर तुम्हारे पति जब घर से निकले हुए थे तो तुमसे क्या बोल के निकले हुए थे। राधा कहने लग जाती कि साहब उनका रोज़ का आदत होता है, शाम को ठेके पर जाते हैं और वहीं ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद घर पर आते हैं, आने के बाद हमसे थोड़ी बहुत झगड़े तकरार करते हैं, फिर जाकर अपनी मन मौजी तरीके से चारपाई पर सो जाते। सुबह फिर उनको ध्यान आता है कि अरे अभी तो हमें मजदूरी करने जाना है। साहब रोज़ वह मजदूरी करने
निकालने के लिए निकल जाते थे। लेकिन साहब कल दोपहर का जब टाइम होता उसी वक्त उनके पास अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है और उसी फ़ोन पे बात करते हुए वह बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद साहब दोबारा लौट के नहीं आते। हम भी उनकी काफ़ी जगह तलाशी करते हैं लेकिन साहब हमारे जेठ के द्वारा उनका कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन साहब रात के वक्त हमें फ़ोन के द्वारा इस चीज़ की जानकारी मिली। थाना प्रभारी जो होते हैं अब इधर राधा की जो बात होती है बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद उसी वक्त ईश्वर दयाल की बॉडी का वहीं पंचनामा भरते हैं और भरने के बाद उठाकर अपना जो पास नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। इधर राधा की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले इस केस को सुलझाने के लिए इधर ईश्वर दयाल के ही गांव में पहुंचती है, कुछ लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले रहस्य आते हैं। रहस्य आने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक फ़ैसला लेती है और फोरेंसिक लाइन टीम की मदद भी लेती है और उन्हीं के तहत जो होता घटनास्थल पर मौजूद मोबाइल नंबर के जितने लोकेशन होते हैं उनके बारे में जाँच पड़ताल की जाती है। तभी पुलिस के सामने निकल के आता कि ठीक घटनास्थल पर मौके पर 2 मोबाइल नंबर अनजान मौजूद होते हैं। पुलिस की टीम जब उन अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेते पता चलता है कि ईश्वर दयाल के गांव का रहने वाला अब छोटे लाल है, जिसका मोबाइल घटनास्थल पर घटना वाले दिन अब दिखा रहा होता है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त समझ जाती कि आखिर मामला क्या हो सकता है। लेकिन पुलिस की टीम अब इधर जब उन दोनों नंबरों के बारे में काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल करती है, पता चलता है एक अनजान नंबर जो होता है छोटे लाल का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है, गिरजा शंकर, जो तिरवा थाने के ही एक भूल भुलैया गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला होता है। लेकिन हाँ, इधर गिरजा शंकर का ही एक करीबी रिश्तेदार होता है सुधर सिंह, जो मैनपुरी के ही कोतवाली इलाके का रहने वाला होता है। और लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर गिरजा शंकर और साथ में छोटे लाल और दूसरी तरफ सुधर सिंह के बारे में जब जानकारी लेती है तो हर बार चौंकाने वाली जानकारी निकल के आती है, जिसके वजह से पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने में थोड़ा बहुत तो टाइम लेती है। लेकिन ठीक 23 फरवरी को जाकर तीनों को उनके दौर ठिकाने से अपने कटरे में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन तीनों का जब आमना सामना होता है तो पहले तीनों एक दूसरे को लगते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर बोलने वाले क्या है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का लोकेशन और साथ में इधर छोटे लाल का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल जो इधर तीनों के सामने निकाल के रख देते हैं, जिससे छोटे लाल पूरी तरह से पुलिस के सामने टूट जाता है। और उसी समय अपनी प्रेमिका अब राधा का नाम लेता है, वही ईश्वर दयाल की जो अपनी पत्नी होती है राधा, पुलिस के सामने जैसे राधा का नाम लिया पुलिस की टीम जो होती है राधा को जाती है घर से जबरदस्ती थाने लाती है। और राधा तीनों को देखते समझ जाती है कि आखिर हमारे साथ होने वाला क्या। वह भी बिना टाइम गंवाए इधर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने इधर राधा ईश्वर दयाल के हत्या के बारे में जो सच्चाई सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन होने वाला होता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला है कन्नौज और उसी का तालाग्राम एक थाना लगता है और ठीक उसी में ही अमलोर एक गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं अब श्री कृष्ण, उनकी पत्नी होती है गीता। लेकिन श्री कृष्ण के टोटल 3 बेटियाँ ही होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी सुषमा और साथ में सुधा और सबसे छोटी राधा होती है। लेकिन श्री कृष्ण जो होते हैं कैसे ना तैसे कर कर मेहनत मजदूरी कर कर अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी होती है तौर तरीके से करवा देते हैं। लेकिन राधा जो होती है पास एक स्कूल होता है उसे में जाकर पढ़ाई करती है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसका जो मन होता है पढ़ाई में ऊब जाता है, जिसकी वजह से अपनी माँ के साथ अपने घर में घर गृहस्थी में उलझ जाती है और वहीं अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में काम धाम करना शुरू कर देती है। लेकिन समय के हिसाब से राधा का जो शरीर होता है उसमें बदलाव भी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से राधा के जो शौक होते हैं आने वाले दिन की तरह बदलना शुरू हो जाते हैं। खुले माहौल में अपनी ज़िंदगी जीने भी लग जाती है। उसका जो पहनावा होता है काफ़ी चौर चौक वाला होता है, जिसकी वजह से राधा के इर्द गिर्द काफ़ी लड़के भी मरना शुरू करते हैं कि राधा जो थी किसी भी लड़के को अब भाव नहीं देती है। लेकिन इधर श्री कृष्ण जब देखते कि राधा अब पूरी तरह से शादी के दहलीज पर पहुंच चुकी है और राधा के जात चाल और जो स्वभाव है उसके चाल और स्वभाव कहीं हमारे लिए भारी ना पड़ जाए, जिसकी वजह से इधर कृष्ण जो होते हैं अपनी बेटी की शादी लेकर बड़ी चिंता में हो जाते हैं।
और उसी वक्त अपनी बेटी के लिए अब शादी के लिए रिश्ता भी देखना शुरू कर देते। तभी कृष्ण के कुछ अपने रिश्तेदार होते, उन्हीं के द्वारा इधर जाकर अब ईश्वर दयाल के बारे में जब पता चलता है, एक एक बैकग्राउंड जानकारी ले लेते हैं। और लेने के बाद जो होता है, इधर अपनी बेटी की जो शादी होती है ठीक घटना से 8 साल पहले जाकर ईश्वर दयाल के साथ करवा देते हैं। ईश्वर दयाल के साथ जाकर राधा अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी अब अपने ही ससुराल में बिताने लग जाती है। लेकिन शादी के जैसे कुछ महीने बीते तो राधी को एक बड़ा अचंभा, बड़ा आभास होता है कि उसको पता चल जाता कि हमारा जो पति है एकदम शौक का ही निठल्ला है। ना उसको किसी काम में मन लगता है, ना उसको हमारे देखने में कोई रस होता है, ना इधर कोई हमारी शौक पूरा करने के लिए उसके कौर और पड़े हुए, ना घूमने टहलने का। राधा की एक अपनी ज़िंदगी होती, खुले माहौल में जीने के लिए वह बनी होती। वह सोचती है कि हमारा अपना पति ऐसा मिले कि जो हमें हर रोज़ शाम को मार्केट कराए और हमें तौर तरीके से कपड़े पहनाए और मॉल में ले जाए, सिनेमा घरों में ले जाए। लेकिन इधर जो था राधा का जो पति होता, राधा के मुताबिक अब जब खड़े नहीं उतर पाता, राधा जो होती इसी बात को लेकर अब चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी अपना जरिया मानकर राधा कैसे न तैसे कर लगभग कई साल निकाल लेती है। निकालने के बाद राधा के टोटल अब 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। लेकिन 3 बच्चे होने के बाद इधर ईश्वर दयाल सोचने लग जाता, अब तो हमारी पत्नी बच्चों के प्यार में उलझ जाएगी, आगे अपनी ज़िंदगी भूल जाएगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि औरत की ज़िंदगी में बदलाव तब आता है जब बच्चों से पालन पोषण में छुटकारा पा जाती है। ठीक ऐसा ही और राधा के साथ हो जाता। राधा की जो स्थिति होती है प्रतिदिन बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि देखने में राधा खूबसूरत होती है, आगे और खूबसूरत बनता शुरू हो जाती है। लेकिन राधा जब शाम के टाइम अपने पति के करीब जाती तो इधर ईश्वर दयाल जो था दिन भर मेहनत मजदूरी करने के वजह से थका हारा आकर अपनी चारपाई पर सो जाता, जिसकी वजह से राधा को वह सुख नहीं मिल पाता जो सुख राधा को चाहिए। इधर राधा इसी को लेकर हर दिन झगड़े तकरार शुरू कर देते। लेकिन हद तो तब पार हो जाता जब ईश्वर दयाल का ही गांव का रहने वाला अब छोटे लाल होता है, जिसके अपने परिवार, अपने माता पिता भी होते हैं, उसके अपने टोटल भाई भी होते हैं। छोटे लाल जो होता है कुछ दिन पहले जो होता है इधर ईश्वर दयाल से दोस्ती का तो हाथ बढ़ाने के बाद दोस्ती का भी रिश्ता भी बना लेता है, क्योंकि छोटे लाल जो होता है एक छोटा मोटा पियक्कड़ भी होता है। लेकिन धीरे धीरे छोटे लाल से दोस्ती बनाता है, बनाने की वजह से छोटे लाल के साथ भी ईश्वर दयाल को उठका बैठका बन जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ अब ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। करने की वजह से दोनों एक दूसरे को चाहने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। लेकिन हाँ, छोटे लाल जो होता है बेखौफ इधर ईश्वर दयाल के ऊपर पैसे भी लुटाता। तभी एक दिन जब शाम का टाइम होता, छोटे लाल इधर अपने हाथ में कुछ मीट का पैकेट लेकर खड़ा होता है। तो ईश्वर दयाल देखता है, कहने लग जाता, कहाँ ले जा रहे हो? कहने लग जाता, मीट तो आज अपने घर ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में सही से मीट कोई बना नहीं पाता, जिसकी वजह जो हमारे मुंह के जो जुबान होते हैं पूरी तरह से उदास हो जाते हैं। ईश्वर दयाल जब इस तरह की हालत इधर अब जाकर देखता है ना, छोटे लाल कहने लग जाता, हमारे घर चलो, तुम्हारी जो भाभी है तो तरीके से मीट बनाती है, अगर तुम्हें बना कर दे दे तुम हाथ चाटोगे। यह बात जब सुनता है जो छोटे उसी समय खुश हो जाता, बात मान लेता। अब मानने के बाद अब इधर ईश्वर दयाल के साथ घर आता है। आने के बाद दोनों एक साइड में बैठते, वहीं पहले पैक लगाते। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पकवान बनकर इनके सामने आता है और जैसे छोटे लाल सेवन करता है तो उसी समय उसके सामने खड़ी हुई इधर राधा होती है। लेकिन राधा की खूबसूरती को जब देखता है, उसके हाव भाव को देखता है, तो छोटे लाल समझ जाता कि राधा अब चाहती क्या, क्योंकि राधा की अपनी कुछ ज़रूरत होती है। राधा एक ही नज़र में देखकर छोटे लाल को अपने दिल के अंदर समा भी रहती है। उस समय ठान लेते कि इधर छोटे लाल एक हैसियत वाला लड़का भी है और साथ में नौजवान भी है, तंगीब है, वह हमें वह सुख जो मिलना है वह दे पाएगा। यही सब सोच कर राधा जो होती है उसी समय छोटे लाल के ऊपर नजरें फेरना शुरू कर देती है। लेकिन छोटे लाल जो होता है इधर राधा को देखकर भी वही मोहित हो जाता है और छोटे लाल उसी समय राधा को भाभी का रिश्ता देते हुए हंसी मजाक करना शुरू कर देता है। राधा को भी बड़ा अच्छा लगता है। राधा का अगर कोई भी सामने कोई बात रखता है छोटे लाल तो इग्नोर कर देते, जिसकी वजह से पूरी तरह से छोटे लाल अब राधा के ऊपर हावी हो जाता है। और मिलने के लिए रोज़ का शाम के टाइम राधा का जो होता है इधर ईश्वर दयाल के साथ घर आना होता है और शाम के टाइम ड्रिंक लगता, फिर नशे में इतना बेसुध कर देता ईश्वर दयाल को, हंसी ठिठोले कर अब राधा को अपने कब्जे में लेता। यह रिश्ता जब चलने लग जाता है, चलने के बाद राधा को लग जाता हमें टाइम अब नहीं गंवाना चाहिए। तभी एक दिन शाम का जब टाइम हो तो उसी वक्त
छोटे लाल तो पहुंचता, पता लगता ईश्वर दयाल तो है नहीं, और राधा मौका देखती है, और देखने के बाद जो होता है कुछ वक्त जब बीतता है तो उसी वक्त ईश्वर दयाल भी आ जाता है। ईश्वर दयाल के पास छोटे लाल पहुंचता है। पहले तो दोनों बैठ कर वहीं पार्टी जमाते हैं, लेकिन छोटे लाल जो होता है पार्टी में पैक लगाने के लिए बड़े चोर चालाकी सहित ईश्वर दयाल को काफ़ी सारे पैक लगा, जिसकी वजह से ईश्वर दयाल वहीं नशे में बेसुध हो जाता है। छोटे लाल मौका देखता है, ले जाता है, ईश्वर दयाल को चारपाई पर सुला देता है। लेकिन राधा तो और मौके की तलाश में बैठी होती, कहने लग जाती है, आज तुम अपने घर कहाँ जाओगे, तुम भी यहीं सो जाओ क्योंकि रात काफ़ी हो गया। छोटे लाल समझ जाता है कि भाभी चाहती क्या है। वहीं बगल में ही एक चारपाई बिछाती है, उसी पे जाकर छोटे लाल को भी सुला देती है। लेकिन जैसे रात का 1 बजे के आसपास टाइम होता है तो छोटे लाल उठता है। उठने के बाद दूसरे कमरे में जाता है तो देखता राधा अपने बच्चों से अलग ज़मीन पर एक कंबल बिछाकर सो रही है। उसी के करीब जाता है। जाने के बाद राधा समझ जाती है कि छोटे लाल चाहता क्या है। लेकिन इधर राधा भी कुछ अपनी मजबूरी होती है, और उसी मजबूरी को पूरा करने के लिए छोटे लाल को इशारा देती है। छोटे लाल जो होता है वहीं जाकर राधा के साथ अपनी दोस्ती का सारे किए हुए विवादों को भुलाते हुए, और दूसरी तरफ राधा जो होती है अपने पति की पतिव्रता को, धर्म को तोड़ती हुई इधर जाकर छोटे लाल के साथ संबंध बना देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब उसी दिन से बेधड़क चलने लग जाता है। और यहाँ तक कि छोटे लाल और साथ में ईश्वर दयाल के बीच मोबाइल पे थ्रू आज दिन बात, और यहाँ तक कि चैट शुरू हो जाते हैं। और चैट मोबाइल के थ्रू जब भी मौका मिलता तो राधा से मिलने के लिए छोटे लाल घर आ जाता। लेकिन जब भी कभी एक कॉल इधर राधा छोटे लाल के पास करती और तुरंत समझ जाता करना क्या है। सारे काम दाम छोड़कर छोटे लाल राधा के ही कमरे में पहुंचता। उसको पता होता कि ईश्वर दयाल इस समय बाहर कहीं मजदूरी करने गया होगा। घर में पहुंचता, अपने रिश्ते को अंजाम देकर छोटे लाल रोज़ की तरह वहाँ पे निकल जाया करता था। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है तो इधर इनके प्यार के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से मोहल्ले में पहुंचने की वजह से इसकी खबर जाकर एक दिन खुद ईश्वर दयाल को चलता है। ईश्वर दयाल सर चले जाता है, लेकिन अपनी पत्नी से जब पूछताछ करता है उसकी जो पत्नी करने लग जाती है, तुम्हारे कानों में जिसने भी इस तरह की हरकत की है वो तुम्हारी पूरी तरह से बिगाड़ चाहता है। तुम्हारी भलाई इतनी में है कि तुम उसकी बात पर ध्यान ना दे। ईश्वर दयाल सुनता अपनी पत्नी की बात ना तो यकीन भी नहीं करता है, लेकिन वह जानना चाहता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। तब एक दिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है उसी वक्त इधर राधा बाथरूम में मौके पर स्नान करने के लिए गई होती, बाहर मोबाइल पड़ा होता है। ईश्वर दयाल मोबाइल को चेक करना शुरू कर देता, देखता है काफ़ी अश्लील जो फ़ोटो होते हैं उसके अपने करीबी दोस्त है छोटे लाल और साथ में उसकी अपनी पत्नी राधा के। उस फोटो को देखकर चौंक जाता है। वहीं पर वह फ़ोटो ले जाकर राधा को दिखाता और देखने के बाद राधा के जो मुंह होते हैं जोजला उठते हैं और वहीं पर पिटाई कर देता है। और लेकिन जब भी शाम का टाइम होता है अब ईश्वर दयाल ज़रूर ड्रिंक करके लौटता है। लौटने के बाद राधा को छोटे लाल का नाम लेकर पिटाई भी करता है और राधा वहीं पर शांत रह जाती। और राधा की पिटाई करते करते लगभग जब कुछ महीने बीतते तो राधा को भी लगने लग जाता है कि छोटे लाल के बगैर हमारी ज़िंदगी अब एक पल भी नहीं चल पाएगी। इधर एक दिन मौका पाने के बाद छोटे लाल के पास जाती राधा, कहने लग जाती कि हमारी ज़िंदगी में रह रहे हमारे पति को छुटकारा दिलाओ, नहीं तो एक दिन हम खुद इस दुनिया को छोड़ के जा सकते। ईश्वर दयाल की इस हरकत को जब छोटे लाल सुनने के बाद कहने लग जाता है कि ठीक है तुम्हारे पति ईश्वर दयाल के लिए हम कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे। राधा कह देते तोड़ नहीं तरीका भी निकालो। छोटे लाल कहने लग जाता कि ठीक है तुम्हारे पति को हम रास्ते से जल्द हटवा देंगे। तो इधर जो होता छोटे लाल एक प्लान बड़े साथी तरीके से बुनता है। उसी प्लान के तहत वह अपने करीबी दोस्त अब गिरजा शंकर भी शामिल कर लेता है और साथ में उसका ही दोस्त सुधर सिंह को भी शामिल कर लेता। सुधर सिंह जो था एक कोतवाली में जाकर एक वकील का ड्राइवरी का काम किया करता था, एक कैब चलाया करता था। लेकिन इधर सुधर सिंह जो होता है अब जैसे ही छोटे लाल से मिलता, छोटे लाल कहने लग जाता है कि अपने प्लान के हिसाब से तुम भी काम को अंजाम देना। लेकिन जैसे ही ठीक है अब इधर 14 जनवरी साल 2020 का शाम का टाइम होता है। उसी वक्त अब सुधर सिंह जो होता है वही बैन लेकर और पहुंचता है। लेकिन उसी बैन में पहले से ही बैठे होता है इधर गिरजा शंकर और साथ में छोटे लाल। और छोटे लाल जैसे ही अब इधर ईश्वर दयाल के कमरे पर पहुंचने के बाद आवाज़ लगाता ईश्वर दयाल कहने लग जाता कि चलो आज हम पार्टी करेंगे। ईश्वर दयाल अब तीनों को बात को सुनता, हामी भर लेता, उसी कार में जाकर बैठ जाता। लेकिन कार चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक करने के बाद जब देखते हैं कि इधर जो होता है एकाएक ईश्वर दयाल नशे में बेसुध हो चुका है, तो मौका देखकर तीनों मिलकर वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उधर कार को
बड़ी तेज़ी से सुधर सिंह चलाना शुरू कर देता। चलाते चलाते जब रात का लगभग वही 10 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो उसी वक्त कलुआपुर के जैसे ही माध्यमिक विद्यालय के करीब पहुँचते हैं तो बगल में एक रोड गुजरता है। उसी रोड पे ले जाकर ईश्वर दयाल की बॉडी को डंप कर देते हैं। फिर उसी की बॉडी के ऊपर अपनी कार 4 बार दौड़ाते, समझ जाते हैं कि पुलिस को लगेगा यह तो एक एक्सीडेंटल केस है। लेकिन जैसे ही चेक करने के लिए अब नीचे छोटे लाल उतरता है तो उसी वक्त साइड में ही कोई एक वैन आती है जिसकी लाइट छोटे लाल के सिर पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से छोटे लाल वहीं डर जाता है। वहीं पर छोटे लाल को जो गमछा होता है जल्दबाजी में छूट जाता और आकर अपनी उसी वैन में बैठ जाता। फिर तीनों को तीनों जो होते फरार हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर छोटे लाल फ़ोन के द्वारा अब जाकर राधा को दे। राधा जब खबर पाती बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई राधा के घर पे निकल कर आती है, पुलिस की जो टीम होती है एकदम सस्ता नजर आता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है राधा और साथ में छोटे लाल और साथ में गिरजा शंकर और साथ सुधर सिंह को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती और कोर्ट में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।